नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है और ये जो क्वेश्चन पेपर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका अब तक का 14th वीडियो है। इससे पहले हम 13 क्वेश्चन पेपर और सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर इज डैश ऑफ होल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उनका प्रोडक्शन सेक्टर कितना होता है पूरे देश में, यानी कि पूरे देश में जो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें जो छोटे उद्योग है उनका कितना हिस्सा होता है। तो वो जो है अपना 50% प्रोडक्शन इसके अंदर देते हैं, यानी कि 50% जो भागीदारी होती है वो छोटे उद्योगों की होती है। दूसरा प्रश्न है, द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट आर, यानी कि जो भी फैक्ट्री होती है, जो भी कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है, उसके फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, टफ कंपटीशन, ऑप्शन बी है मोर एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी है हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो दिए गए सभी, यानी कि कंपटीशन भी ज्यादा है, खर्चे भी ज्यादा है और हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ज्यादा होने के कारण जो है कोई भी इंडस्ट्री फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ DIC। तो DIC की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, या फिर हम यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, व्हेन वाज इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI एस्टेब्लिश्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1948, यानी कि 1948 में जो है IFCI जो बैंक है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फैक्ट्री एक्ट आया था वो भी 1948 में आया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा प्रश्न है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980, यानी कि 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय जो है 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है पांचवें प्रश्न का। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लाइज्ड एज एन एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक। तो इनमें से कौन से जो है एक एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे IRB बैंक के लिए जो है स्थापित किया गया था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तीनों बैंक शामिल थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन, यानी कि पहली जो कॉटन मिल थी, जो कपास का उद्योग होता है, कपास की जो फैक्ट्री थी वो कहां पर लगाई गई थी। तो वो लगाई थी आपकी कलकत्ता के अंदर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, मेंबर्स इन पार्टनरशिप आर, यानी कि कोई भी उद्योग जो पार्टनरशिप पर चलता है तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने लोग शामिल होंगे। तो कोई भी उद्योग जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो वो एक पार्टनरशिप पर आधारित जो है एक उद्योग बन जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री इज, यानी कि जब भी आप कोई व्यवसाय चुनते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है तो उसको करने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। कैपिटल, आपके पास कितना पैसा है, कितनी पूंजी है। ऑप्शन सी है नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आपके जहां पर उद्योग लगाएं क्या वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो दिए गए इन सभी बातों का जो है ध्यान रखा जाता है कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले। 10वां प्रश्न है, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इज, ठीक है, तो सबसे विकसित देश कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। तो सबसे विकसित जो देश है वो है आपका जापान। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है, विच आर द सडन रिस्क, तो इनमें से कौन सा जो है एक अचानक से होने वाली दुर्घटना है। तो फायर, आग है, एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्कआउट, तो ये भी हो सकता है, और इंजन भी आपको चोट भी लग सकती है। तो दिए गए सभी ये सारे की सारी जो आपकी सडन रिस्क है, यानी कि अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट वाज एस्टेब्लाइज्ड इन, यानी कि जो आपका मजदूरी भुगतान नियम है वो कब आया था। तो वो आया था आपका जुलाई 1924 में। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, अरेंजमेंट ऑफ डैश मस्ट बी अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन विच वुमेन वर्कर्स एम्प्लॉयड, यानी कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी व्यवसाय है जहां पर महिला कर्मचारी काम करते हैं तो वहां पर किस चीज की सुविधा होनी जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उस वहां पर जो क्रीज की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। क्रीज क्या होता है, ये एक तरह की नर्सरी होती है
क्योंकि बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे वहां पर आकर के रह सकते हैं जब तक वो महिलाएं उस उद्योग में काम करेगी। तो ये एक तरह की नर्सरी होती है, तो वहां पर जो है क्रीज का होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है प्रोडक्शन वर्क डैश ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, यानी कि अगर कोई स्ट्राइक हो जाती है या फिर कोई लॉकआउट होता है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन उत्पादन का जो काम होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो उत्पादन का काम जो है रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है द वावल इन इंग्लिश आर, तो इंग्लिश के अंदर कितने वावल होते हैं। तो वावल होते हैं 5, A E I O U। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। इसके अलावा बचे हुए जितने अल्फाबेट हैं जो 21 हैं वो आपके कंसोनेंट जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और वावल को हम स्वर बोलते हैं। 16वां प्रश्न है बेस्ट प्राइस और जीरो कॉस्ट इज, यानी कि बेस्ट प्राइस या फिर जीरो कॉस्ट जो है क्या कहलाती है, यानी कि जीरो खर्चा। तो उसे हम क्वालिटी लीडरशिप कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो और वो प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो 100% खरा उतरता है, तो उसे नहीं लगेगा कि उसका जो पैसा है वो वेस्ट हुआ। तो उसे वो क्या कहेगा, वो जीरो कॉस्ट लगेगा कि मुझे जो कोई खर्चा नहीं है क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी हो गई हैं इस प्रोडक्ट से। तो उसे हम जो है क्वालिटी लीडरशिप बोलते हैं। 17वां प्रश्न है क्वालिटी मींस, क्वालिटी का मतलब क्या होता है। तो जीरो एरर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है। एज पर रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी है। मीटिंग द स्टैंडर्ड एस्टेब्लाइज्ड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सही स्टैंडर्ड के अनुसार खरा उतरना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर अगर ऑल ऑफ दीज होता वो भी सही होता। तो यहां पर दो ऑप्शन जो सिलेक्टेड हैं, ऑप्शन बी और सी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी आपका सही है। 18वां प्रश्न है रिसाइकलिंग डैश द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रिसाइकल करते हैं तो उससे जो खर्चा होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, तो कच्चा माल हमें खरीदना पड़ता है। वहीं अगर हम बेकार सामान को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं तो कच्चे माल के स्थान पर हमने बेकार सामान का इस्तेमाल कर लिया, जिससे हमें नया जो कच्चा माल खरीदना था उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पैसे बच गए। तो इससे क्या हुआ कि जो कॉस्ट थी वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है 80% प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% वर्क, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, यानी कि 80% जो समस्याएं होती हैं वो 20% काम में पाई जाती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये सिद्धांत है, ये किसने दिया है। तो ये जो सिद्धांत दिया है ये दिया है पेरेटो ने। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है 19वें प्रश्न का। 20वां प्रश्न है कंटिन्यूस रिफॉर्म प्रोसेस यूजेस डैश साइकिल, यानी कि लगातार जो रिफॉर्म होने वाला प्रोसेस होता है उसमें किस साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर जो है PDCA जो साइकिल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि बार बार जो है हम किसी चीज को बनाते हैं उसको चेक करते हैं और उसको जो है अप्लाई करके देखते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है द एम ऑफ काइजन इज टू रिमूव द डैश, तो काइजन का मेन उद्देश्य क्या होता है, किस चीज को कम करना होता है। तो काइजन का मतलब है कि लगातार किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बढ़ोतरी, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बनाए रखना काइजन का काम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, यूजलेस जो आइटम होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है, उनको कम करने का काम करता है, ताकि कंपनी में लगातार उसको प्रॉफिट हो और उस कंपनी में हमेशा जो है ग्रोथ होती रहे। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ISO, तो कितने देश हैं जो कि ISO के मेंबर हैं। तो 22वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 101, ठीक है। 2018 का जो ये क्वेश्चन पेपर है तो 2018 के अनुसार जो है ये नंबर 101 है, लेकिन अब जो है ये नंबर बढ़ चुका है क्योंकि 101 से ज्यादा देश जो है अब ISO के मेंबर बन चुके हैं। 23वां प्रश्न है हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रू, यानी कि हाथों की सुरक्षा जो है कंपनियों में किस तरह से की जाती है। तो हाथों की सुरक्षा के लिए हम ग्लोव्स यानी कि दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है। 24वां प्रश्न है सजेशंस अंडर काइजन में बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि काइजन के अंदर जो भी सजेशन होते हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी विद द अप्रूवल ऑफ CEO, जो CEO होता है किसी कंपनी का, तो उसके अप्रूवल के अनुसार ही हमें काइजन को अप्लाई करना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि CEO जो होता है कंपनियां उसके अगर हम उसके जो है किसी भी कंपनी में CEO के खिलाफ कोई कर्मचारी नहीं जा सकता है, सभी कर्मचारियों को उसकी बात माननी पड़ती है, ठीक है। 25वां प्रश्न है द लॉन्ग टर्म बेनिफिट बाय यूजिंग 5S सिस्टम इज आर, तो जो आपका 5S सिस्टम होता है लगातार हम उसका इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, तो उसके क्या फायदे होते हैं।
ऑप्शन है एफिशिएंसी आपकी बनी रहती है, सेफ्टी सुरक्षा बनी रहती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट तो आपका जो फायदा होता है कंपनी की जो सेल होती है वो भी बढ़ती है अगर आप लगातार 5S सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।